नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर आज उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2712 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 21,711 है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 37,712 हो गई है। अब तक प्रदेश में कुल 17,05,348 सैंपल की जांच की गई है। अब तक 33,995 इलाकों में 1,33,06,810 घरों का सर्विलांस किया गया, जिसमें 6,77,18,224 लोग रहते हैं। प्रदेश में अब कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़कर 56,164 हो गई है। इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 69,633 लोगों की पहचान की गई, जिनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से कहा है कि कोरोना को हराने के लिए आवश्यक है कि कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विजन रखा जाए। प्रदेश में 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कराने की कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया जाए। 30 लाख या अधिक की आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा 2000 टेस्ट प्रतिदिन, कम से कम जनसंख्या वाले जिलों में 1000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट विधि के जरिए कराए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी टीम 11 की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से कोविड से निपटने के उपायों पे चर्चा हुई है। एक तरफ तमाम संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के 4 थानों में लॉकडाउन लगाया गया, संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। साप्ताहिक लॉकडाउन की भी घोषणा हुई है। लगातार मशीनों से चेकिंग का भी अभियान चल रहा है। उसके बाद भी अगर कोरोना का संक्रमण की स्थिति नहीं रुकती है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा, इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ में कोविड-19 को हराने के लिए सभी कोरोना वायरस से एक कदम आगे का विजन रखें। 1 लाख टेस्ट दिन प्रतिदिन रखने की योजना बना के काम करें। 30 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा 2000 टेस्ट प्रतिदिन करें। और इसके अलावा 1000 जो जनसंख्या वाले इसमें जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम 1000 टेस्ट करने की बात कही गई है। साथ ही RT-PCR के माध्यम से 35,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएँ। शनिवार रविवार को प्रदेश में संचालित विशेष अभियान के तहत सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और स्वच्छता का अभियान पे भी उन्होंने जोर देने की बात कही है। कंटेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए NCC कैडेटों तथा सिविल डिफेंस के लोगों की सेवाएं भी प्राप्त की जाए। बरसात के मौसम में संचारी रोगों की भी रोकथाम की जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो कुल मिला के जो टीम 11 की बैठक हुई है, इसमें इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। सवाल अब ये उठता है कि मुख्यमंत्री रोज टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, तमाम उपाय सुझाए जाते हैं, उपायों पर अमल करने का निर्देश होता है, लेकिन कोरोना का संक्रमण आखिर क्यों बढ़ रहा है? यानी कि जो सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, लोग मास्क लगा के निकलें, उसमें शायद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। और शायद जाँच में कहीं ना कहीं टेस्टिंग को लेके भी एक तरह से समन्वय नहीं है, या जो जिस तत्परता से या जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं है। यही कारण है कि रोज मुख्यमंत्री को कोविड से लड़ने के लिए नए विजन की बात करनी पड़ती है। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें उनके घर में आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रूनेट मशीन से हुए टेस्ट में उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। लैब टेस्ट के लिए भी नमूना भेजा गया है। फिलहाल उन्हें चिकित्सकों ने 10 दिन तक आइसोलेट रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट जारी है। हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री कोरोना से संक्रमित पाए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक 55 घंटे का लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। कोरोना महामारी का संकट जारी है और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम कोशिशों के बावजूद और तमाम उपायों के बाद, तमाम जो मानक बनाए जाए, उसके बाद भी कोरोना का जो संक्रमण है वो रुक नहीं रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो सभी लोग हो रहे हैं, सभी वर्ग के हैं। और ये आज जो है जय प्रताप सिंह, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, ऐसी खबर आई है। और उनकी जांच हुई है ट्रूनेट मशीन से। तमाम मंत्री आप देख सकते हैं कि यहाँ रहते हैं। ये मंत्रियों का बंगला है। यहाँ से पे तमाम मंत्री ऐसे रहते हैं। इसमें कई मंत्री, जिसमें धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री हैं, भूपेंद्र तिवारी खेलकूद युवा मंत्री हैं,
मोती सिंह ग्राम विकास मंत्री हैं, तमाम मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और आज ये खबर आई कि जयप्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी कि मंत्री ज़्यादा लोगों से ज़रूरी ना हो तो ना मिलें, जनसंपर्क से दूर रहें, कम से कम लोगों से वो मिले जुलें, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ आई है तब ये सोचने वाली बात है कि जब स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के बड़े मंत्री ही कोरोना से संक्रमित होंगे या वो सावधानी बरतने में कहीं चूके हैं तो बाकी आम लोगों की क्या हालत होगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम कंगाल हो चुका है। निगम की आय सबसे अधिक हाउस टैक्स से होती है, लेकिन हाउस टैक्स की वसूली में निगम न सिर्फ फिसड्डी है बल्कि फर्जीवाड़े को भी अंजाम देकर अफसर और कर्मचारी बेहिसाब कमाई कर रहे हैं। 200 करोड़ का तो सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही बकाया है। नगर निगम का लखनऊ के सरकारी भवनों के ऊपर 200 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है, जिसे वसूलने से निगम की कंगाली भी दूर हो सकती है। बाकायदा कई बार कार्यकारिणी में मामला उठने के बावजूद भी आज तक नगर निगम के अफसरों के हाथ खाली ही हैं। एलडीए के ऊपर ही नगर निगम का 3 करोड़ बकाया है। इंदिरा व जवाहर भवन मिलाकर 7 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स निगम को वसूलना है। राज्य संपत्ति विभाग की ओसीआर बिल्डिंग व स्टेट गेस्ट हाउस पर ही 5 करोड़ से ज्यादा के बकाये के बावजूद नगर निगम के अफसर अभी तक कुर्की कराने की कार्रवाई तक नहीं शुरू कर पाए हैं। यूपी सरकार के लखनऊ में स्थित सरकारी भवनों के ऊपर बकाया 150 करोड़ के गृहकर की वसूली से नगर निगम के अफसर कतरा रहे हैं। केंद्र सरकार की सरकारी इमारतें भी पीछे नहीं हैं, इन पर 50 करोड़ का बकाया है। आम आदमी अगर टैक्स न जमा करे तो नगर निगम के अफसर उसके घर पर कुर्की का नोटिस तक चस्पा कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, चुनाव से लेकर के जितने भी काम हैं उसमें टैक्स को जमा करने का साक्ष्य भी प्रशासन को देना होता है। लेकिन जिन सरकारी भवनों के ऊपर रेवेन्यू वसूलने और तमाम सरकारी कामकाज को करने का जिम्मा है, अगर वही सरकारी भवन अरबों रुपए का हाउस टैक्स दबाए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इन विभागों के मुखिया से लेकर खुद मुख्यमंत्री सचिवालय तक नगर निगम ने तमाम पत्र भेजे, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, नगर निगम हाउस टैक्स के फर्जीवाड़ों में भी बेहद उस्ताद है। हाउस टैक्स वसूलने में फिसड्डी निगम अफसर फर्जीवाड़ों के खूब शौकीन हैं। गोमती नगर में जीआईएस सर्वे में भी नगर निगम का खेल पकड़ा गया था। इस तरह सिर्फ हाउस टैक्स में ही नगर निगम को करोड़ों का चूना अफसरों ने लगाया है। ताजे मामले में नगर निगम के जोन 2 से जुड़े मामले को वर्ष 2010 में निर्धारित हाउस टैक्स से कम करके 10 साल की चपत लगाई गई है। नगर निगम ने वर्ष 2010 में ऐशबाग रोड पर एस्थेटिक सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक किराया मूल्य 2,48,871 निर्धारित किया था और 15% के हिसाब से हाउस टैक्स भी 3,73,345 रुपए बना था। नगर निगम जोन 2 के अधिकारियों ने वार्षिक किराया मूल्य 24,871 कर दिया, मतलब 8 को बीच से ही गायब कर दिया, जिससे हाउस टैक्स 3.30 लाख तक कम हो गया और वह महज 37,345 ही रह गया। लंबे समय से चल रहे इस मामले को 7 जुलाई को निस्तारित कर दिया गया है। अपर नगर आयुक्त राकेश यादव के मुताबिक पत्रावली मंगवाकर जांच कराई जाएगी। ये सिर्फ एक प्रकरण नहीं है, बल्कि गोमती नगर के एक बड़े मॉल का भी हाउस टैक्स कम करके लाखों का झटका निगम को दिया गया है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम में फर्जी आईडी के जरिए हाउस टैक्स में करोड़ों की धांधलियां करने का बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने नगर निगम अफसरों से पूरी रिपोर्ट तलब की है। इसका सीधा अर्थ है कि हाउस टैक्स में फर्जीवाड़ों का पूरा मामला मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों के संज्ञान में है। ऐसे में जिस प्रकार से कोरोना काल में नगर निगम में लगातार हाउस टैक्स के मामलों में बड़ी बड़ी धांधलियां सामने आ रही हैं,
तो नगर निगम के अफसरों को बीते 10 सालों के दौरान जमा किए गए हाउस टैक्स की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। अगर ये समीक्षा नगर निगम के अफसर कर दें तो ना जाने कितने कर्मचारी और अफसर जेल की सलाखों के पीछे होंगे और नगर निगम में अब तक का सबसे बड़ा अरबों रुपए का हाउस टैक्स घोटाला भी बेनकाब होगा। कैमरामैन राजेंद्र बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए बनी 181 हेल्पलाइन सेवा में कार्यरत महिला कर्मियों को 1 साल से वेतन नहीं मिला था। इससे नाराज महिला कर्मियों ने कई दिन से अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को भी महिला कर्मियों ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, जो आधी रात तक चला। यूपी कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर फैसला लेते हुए सरकार ने महिला हेल्पलाइन 181 को अब 112 के साथ संबद्ध कर दिया है। यूपी सरकार ने निजी कंपनी जीवीके द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन 181 को स्वयं संचालित करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लेते हुए महिला हेल्पलाइन 181 को आपात हेल्पलाइन 112 के साथ जोड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन भी अब यूपी पुलिस की 112 सेवा की टीम ही करेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लेते हुए सरकार ने महिला हेल्पलाइन को 112 के साथ संबद्ध कर दिया है। अब तक 181 महिला हेल्पलाइन का संचालन एक निजी कंपनी GVKRI कर रही थी, लेकिन अब महिला हेल्पलाइन 181 का काम भी यूपी पुलिस 112 सेवा ही देखेगी। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए बनी 181 हेल्पलाइन सेवा में कार्यरत महिला कर्मियों को 1 साल से वेतन नहीं मिला था। इससे नाराज महिला कर्मी कई दिन से अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी। गुरुवार को भी महिला कर्मियों ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, जो आधी रात तक चला। लखनऊ के आशियाना स्थित हेल्पलाइन के मुख्यालय में काम करने वाली महिला कर्मियों का आरोप था कि कंपनी ने उनका वेतन देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही करीब 300 महिला कर्मियों की सेवा को भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि महिला हेल्पलाइन की कर्मचारी आयुषी सिंह ने वेतन न मिलने पर परेशान होकर उन्नाव में ट्रेन के आगे कटकर आत्महत्या तक कर ली थी। तकरीबन 1 साल से महिला कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर महिला कर्मचारी लगातार आवाज भी उठा रही थी। महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा यौन शोषण की घटनाओं में पीड़ित महिलाओं के अलावा बुजुर्ग महिला, बिना आश्रय के बच्चे और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं की मदद की जाती है और अब यूपी 112 द्वारा इसे फिर से संचालित किया जाएगा। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कोरोना महामारी का संकट जारी है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई, फिर कानपुर में संजीत यादव का अपहरण और फिर उसकी हत्या। सीएम योगी कानपुर में युवक के अपहरण और उसमें पुलिस की भूमिका को लेकर काफ़ी नाराज हैं। घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कोरोना महामारी का संकट जारी है तो दूसरी तरफ अपराध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर के बिकरो गांव में हत्याएं करने वाले विकास दुबे की इनकाउंटर में हत्या हो जाती है और वो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करता है। वहीं उसी कानपुर में संजीत यादव जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका अपहरण होता है। उनसे अपहरणकर्ता 30 लाख की मांग करते हैं। पुलिस वाले उस पैसे को दिलवाने की व्यवस्था करते हैं और इस शर्त पे कि अपहरणकर्ताओं को पैसा सौंपो और उसके बाद वो वहाँ हम लोग दबोच लेंगे। आखिर वो प्रयास सफल नहीं होता है। लगातार पुलिस दबिश देती रही। दिनेश कुमार जो एसएसपी लखनऊ कानपुर हैं, उन्होंने कई बार दावा किया कि पुलिस अपहरणकर्ताओं से संजीत को छुड़ा लेगी, लेकिन अंततः अपहरणकर्ताओं ने जो कि ये दावा किया जा रहा है, ये बात निकल के सामने आई है कि जो संजीत था उसी के दोस्तों ने उसकी अपहरण की साजिश रची, फिरौती मांगी, उसकी हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि तमाम विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आरोप लगाना शुरू किया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है। रोज़ मुख्यमंत्री दावा करते हैं, रोज़ BC के जरिए ADG जोन, SSP, तमाम पुलिस कप्तानों से बातचीत होती है, उसके बाद भी अगर अपराध रुक नहीं रहे हैं। विक्रम जोशी की गाजियाबाद में हत्या होती है और आज खबर आ रही कि संजीत यादव को अपहरणकर्ताओं ने मार दिया। हालांकि कार्रवाई की है SSP ने, CO समेत तमाम पुलिस चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। लेकिन अब देखना है कि मुख्यमंत्री जो काफ़ी इस मामले को लेकर काफ़ी बेहद नाराज हैं, क्या कोई शाम तक एक्शन देखने को मिलता है। जो तमाम जिले गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा और ये बातें सीतापुर, कौशाम्बी की जो खबरें आई हैं जहाँ से, क्या इन
जिलों में तैनात बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। अब इसकी प्रतीक्षा है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अभी पंचायतों के प्रतिनिधियों के कार्यकाल में समय बाकी है। सरकार कोशिश करेगी कि समय से चुनाव हो। प्रधानमंत्री का कहना है कि जान है तो जहान है। कोरोना से हम लोग जंग लड़ रहे हैं। स्थिति सामान्य होगी तो समय पर चुनाव कराए जाएंगे। अभी चुनाव के लिए पर्याप्त समय है। 4 महीने में हम लोग चुनाव करा सकते हैं। मुख्यमंत्री सारी बातों से अवगत हैं। दरअसल इस बात की चर्चा चल रही थी कि कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव टल सकते हैं। कामकाज के लिए प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायत में एडीओ, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम, जिला पंचायत में डीएम को जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंचायत चुनाव अगर समय पर कराए जाते हैं तो इस साल के आखिर में होना तय है। कानपुर के बर्रा के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव हत्याकांड में फिरौती के 30 लाख रुपए दिए जाने की जांच सरकार ने एडीजी पीएचक्यू वीपी जोगदंड को सौंपी है। वहां तुरंत कानपुर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू करेंगे। संजीत के परिजनों ने कहा था कि पुलिस के कहने पर उन लोगों ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती दी थी, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। इसके बाद परिजनों ने अपना बयान बदल लिया। संजीत की बहन ने बाद में कहा कि उन लोगों को खाली बैग अपहरणकर्ताओं को दिया गया था। इस मामले में आईपीएस डिप्टी एसपी अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन सीओ, एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के कानपुर में बर्रा अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण उसके दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। कानपुर एसएसपी के मुताबिक अपहरण के बाद युवक की हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया गया था। अपहरण के 4 या 5 दिन बाद युवक की हत्या की गई। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की थी। घर वालों ने जमीन बेचकर 30 लाख रुपए का जुगाड़ किया। पुलिस की जानकारी में पूरा मामला लाने के बाद फिरौती की रकम बदमाशों को दी गई, लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस के हाथ से फिसल गए। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया तो संजीत की मौत का पता चला। अब शव की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। कानपुर अपहरण की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय से संजीत यादव के परिजनों से मिलने कानपुर जा रहे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस दौरान बाल घुटाकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता मृतक संजीत यादव के घर पहुंच गए। एमएलए इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ अन्य सपा नेताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। इसी के साथ ही संजीत की बहन को भी सरकारी नौकरी देने की भी मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार की अखिलेश यादव से भी बात कराई है। अखिलेश यादव ने परिवार को 5 लाख की मदद देने की बात कही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने संजीत यादव के परिजनों को 5 लाख का चेक घर जाकर दिया है। मामले को तूल पकड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कानपुर नगर ने विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बर्रा रणजीत राय, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार, उप निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह, आरक्षी अवधेश, आरक्षी दिशु भारती, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी सौरभ पांडे, आरक्षी मनीष व आरक्षी शिव प्रताप को निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कानपुर नगर अपर्णा गुप्ता और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मनोज गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरी साजिश पनकी निवासी कुलदीप ने रची थी और उसका साथ दिया ज्ञानेंद्र, रामजी शुक्ला व अन्य 3 दोस्तों ने। कुलदीप ने अपनी महिला मित्र को पत्नी बनाकर रतनलाल नगर में किराए का एक मकान लिया था और वहीं पर संजीत को बंधक बनाकर रखा गया था। ये लोग नींद की गोलियां देकर उसे बेहोश कर देते थे। चूंकि अपहरणकर्ता को संजीत जानता था, इसलिए यह पहले से ही तय था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या के मामले में विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे ने पूछताछ में कबूल किया है कि वारदात की रात उसने प्रभात मिश्रा की छत पर जाकर पुलिस कर्मियों पर गोलियां दागी थीं। उसने बताया कि एक साथ 50-60 राउंड फायरिंग पुलिस पर की गई। पुलिस की पूछताछ में दुबे ने बताया कि वारदात की रात वो डबल बैरल लेकर प्रभात की छत पर गया था, जहां से उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग की।
दुबे को पुलिस ने कानपुर नगर के चौबेपुर पुलिस स्टेशन के पास गादी साबुन कारखाने से गिरफ्तार किया। एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम सिंह ने कहा कि 24 साल का शिवम दुबे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अनुसार हमले के दिन वहां था। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार हो चुके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में बयान दिए थे। शिवम हरदोई में अपने मामा के घर में छिपा हुआ था। पुलिस द्वारा उसे ट्रैक करने पर उसने जगह बदल ली थी। बाद में एक मुखबिर से उसके कानपुर में होने की जानकारी मिली। माफिया विकास दुबे के मददगारों पर एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी ने 3 साल से 5 विभागों में तैनात रहे अफसरों और कर्मचारियों की सूची प्रशासन से मांगी है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की पहली सूची एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी ने कई और शहरों से भी दुबे के संबंध में तमाम जानकारियां तलब की हैं। माफिया के भाई के फरार होने की वजह से पुलिस की काफी फजीहत हो रही है। एसआईटी को विकास दुबे के मददगारों के अलावा माफिया का आर्थिक साम्राज्य बनाने वालों की भी तलाश है। फिलहाल एसआईटी ने जिन भी विभागों को नोटिस दिए हैं उन विभागों से जानकारी मांगने का काम कानपुर जिला प्रशासन का है और कानपुर जिला प्रशासन ने तमाम विभागों को एसआईटी के उन बिंदुओं की सूची थमा दी है जिसके जवाब एसआईटी चाहती है। फिलहाल एसआईटी अब विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की भी शिद्दत से तलाश शुरू कर रही है। कानपुर कांड के दोषी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मामले की जांच कर रही एसआईटी ने रफ्तार पकड़ी है। राजस्व, आपूर्ति, पुलिस और विकास विभाग के कर्मचारियों से हिस्ट्री शीटर की गहरी दोस्ती थी। नतीजतन कानपुर में जमीनों के कब्जाने से लेकर शस्त्र लाइसेंस बनवाने तक विकास के सारे काम महज पलक झपकते ही हो जाते थे। अब हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के आगे नतमस्तक अफसरों व कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। एसआईटी ने 5 विभागों के कर्मियों की सूची मांगी है। कानपुर पुलिस प्रशासन ने शिवली थाने में 1995 से तैनात रहे 2200 पुलिसकर्मियों की सूची एसआईटी को सौंपी है। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल हैं। 2004 तक बिकरू गांव शिवली थाने के अंतर्गत आता था और 2004 के बाद बिकरू गांव चौबेपुर थाने से जुड़ गया। यही 2 थाने थे जहां विकास दुबे के मददगारों की लंबी फहरिस्त है। फिलहाल जिन 2200 पुलिसकर्मियों की सूची कानपुर प्रशासन ने एसआईटी को सौंपी है उनमें से तमाम लोग अब प्रमोट भी हो चुके हैं और अहम पदों पर तमाम थानों से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं। इनमें खलबली मची है क्योंकि एसआईटी इन सभी से पूछताछ करेगी। फिलहाल एसआईटी ने अपनी निगाहें प्राधिकरणों पर भी टेढ़ी कर दी हैं। एसआईटी ने नोएडा के 3 प्राधिकरणों से विकास दुबे के रिश्तेदारों और मामले के सह अभियुक्तों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। एसआईटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजा है। इसमें 18 परिजन व रिश्तेदार व 38 सह अभियुक्त शामिल हैं। एसआईटी ने पूछा है कि इन लोगों के नाम से कोई संपत्ति तो नहीं है, इन लोगों ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा तो नहीं किया हुआ है। यह भी जानकारी मांगी गई है कि माफिया विकास दुबे से जुड़े लोग प्राधिकरणों से आर्थिक लाभ तो नहीं ले रहे हैं, मसलन प्राधिकरणों में ठेकेदारी तो नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर प्राधिकरणों से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। इस पत्र के बाद प्राधिकरणों में इसकी जांच तेज हो गई है। सभी विभागों से इसका ब्यौरा मांगा गया है। इन सभी के नामों को प्रॉपर्टी, ठेकेदारों की सूची आदि में देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण से भी संपत्तियों और ठेका का ब्यौरा एसआईटी ने तलब किया है, लेकिन अफसर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मलाईदार प्राधिकरणों से रसूखदारों, नेताओं, अफसरों और इंजीनियरों के करीबियों को फर्जी कंपनियों के जरिए तमाम ठेके मिलते हैं। इन्हीं ठेकों से खुद माफिया विकास दुबे और उसके गुर्गों का साम्राज्य खूब फला फूला। फिलहाल नोएडा से लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण तक एसआईटी जितने भी ठेके इस माफिया से जुड़े लोगों को दिए गए उनको तलाश कर रही है और एसआईटी को प्रारंभिक तौर पे कुछ ऐसे साक्ष्य भी करीबियों ने उपलब्ध कराए हैं जिससे ये साबित होता नजर आ रहा है कि प्राधिकरणों ने नियमों को ताक पर रखकर माफिया के आर्थिक साम्राज्य को खूब बढ़ावा दिया।
सिर्फ यही नहीं, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के फरार होने के कारण भी यूपी पुलिस की फजीहत चारों तरफ हो रही है। प्रकाश के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी आज तक पुलिस ने ना ही हिस्ट्री शीट खोली और ना ही जिले के टॉप 10 अपराधियों में दीपू का नाम दर्ज कराया है। फिलहाल विकास के फरार भाई के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखकर पुलिस मानो शांत ही बैठ चुकी है। दीप प्रकाश ने सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में भी वो शामिल रहा। 98 में पुलिस टीम पर भी विकास के भाई ने हमला किया था। शिवली थाने में 6 और कल्याणपुर थाने में 1 मुकदमा इस अपराधी के खिलाफ दर्ज है। पहले विकास दुबे कहाँ था, सवाल ये खड़ा था, और अब वो सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत करा रहा है कि माफिया का भाई दीप प्रकाश दुबे आखिर किस कोने में छिपा बैठा है। दीप प्रकाश दुबे के मददगार क्या वही हैं जिन्होंने माफिया विकास दुबे को कानपुर से उज्जैन तक पहुंचाने में मदद की थी। आखिर पुलिस क्या वास्तव में माफिया के भाई को पकड़ना नहीं चाहती, या फिर फरार होने देना भी मददगारों का ही काम है। फिलहाल विकास दुबे और जयकांत वाजपेयी, जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी था, उसके मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा अफसर पर्दे के पीछे से अहम योगदान निभा रहा है। एसआईटी के अफसरों को भी पूरी जानकारी है और एसआईटी के अफसरों का दबी जुबान में कहना है, मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है और 31 तक रिपोर्ट एसआईटी देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। फिलहाल एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एसआईटी ने इस पूरे मामले में मददगारों पर शिकंजा कसना तो शुरू ही कर दिया है। कैमरामैन राजेंद्र बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यूपी पुलिस के दरवाजे पर कानून की देवी की पेंटिंग उभरी तो वो भी पीछे से रिश्वत ले रही थी। सच्चाई का ऐसा प्रदर्शन वकीलों को नागवार गुजरा। दरअसल लखनऊ के एसएचओ गोमती नगर ने अपने थाने के गेट पर कानून की देवी को पीछे से पैसे लेते हुए पेंटिंग पुतवा दी थी। जब कुछ वकीलों ने हल्ला मचाया तो आनन फानन में पेंटिंग मिटवाई गई। गोमती नगर इंस्पेक्टर धीरज सिंह का कहना है कि ये पेंटिंग काफ़ी पहले की बनी है। पेंटिंग बनाने वाला कलाकार इस पेंटिंग के जरिए क्या बताना चाहता है, ये उसकी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। फिलहाल काले कोट के पीछे से जब कुछ वकीलों ने सफ़ेदी का हल्ला मचाया तो पेंटिंग को पुतवा दिया गया। इंस्पेक्टर गोमती नगर का कहना है कि उनकी नज़र इस पेंटिंग पर नहीं पड़ी। वैसे इंस्पेक्टर साहब नज़र पड़ भी जाती तो क्या करते, वही तो करते जो अब किया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आना प्रस्तावित है। इसी दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया है। लोगों की भारी भीड़ जमा हो सकती है, इसे देखते हुए साकेत गोखले नाम के एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी नियमों का पालन किया जाए और अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम पर वो रोक नहीं लगाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।